पता नहीं कैसी काली जुबान पाई है मैंने। जो उल्टा सीधा बोल देता हूँ ऐसे लगता है वो नौजुबिल्ला कोई मेरे पास कोई ऐसी चीज़ तो नहीं, लेकिन सच हो जाती है। चंद दिन पहले कहा था कि हमाद अजहर साहब की कुर्सी भी थोड़ी थोड़ी लड़खड़ा रही, थोड़ी सी लड़खड़ा गई। एक पोर्टफोलियो उनसे ले लिया, दूसरा पोर्टफोलियो उनको दे दिया। चलो भाई, नाराज़ ना हो जाना, ज़ुबान काली है, दिल काला नहीं है। आगे चलते हुए ये भी बताता चलूँ कि इमरान खान साहब कल कराची तशरीफ़ लाए और ज़्यादातर एम्फेसिस ये था कि पाकिस्तान की मईशत का पहिया तब चलता है जब कराची की मईशत जो है उसका पहिया चलता है। और कराची के ताजिर सनतकार बहुत ज़्यादा बेचैन और परेशान थे क्योंकि बहुत से माशी मसाइल, माशी चैलेंजेस उनको फेस करने पड़ रहे हैं और ज़्यादातर हुकूमती इक़दामात से जुड़े। बजट जो है उसको मैं कहूँगा कि रिसीव नहीं किया गया सही तौर पर हमारी ताजिर सनतकार बिरादरी की तरफ से। और इस पूरे सिनारियो के अंदर इमरान खान साहब तशरीफ़ लाए और अपनी टीम को भरपूर अंदाज में लेकर आए, लेकिन इतना झमघट्टा लगा दिया, इतना रश लगा दिया, पता नहीं किसी को किसी की बात समझ भी आई होगी या नहीं आई होगी। लेकिन फिर भी बात ये, इमरान खान साहब आए, उन्होंने सबकी बात सुनी। असल शोर छोटे ताजरों ने मचाया था, सनतकारों ने मचाया था। मीटिंग के बाद सब इतना सा मुंह लेकर बाहर आ गए। खान साहब, मेरी आपसे गुजारिश है, मैं आपको बहुत लाइक करता हूँ, पसंद करता हूँ, और एंकर कहना पसंद नहीं करते, मैं तो खुल के बोल देता हूँ, आई लाइक यू। मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ। मेरी सियासी तौर पर आप जो हैं इस मुल्क के वज़ीर आज़म भी हैं, क़यादत आपके हाथ में। मेरी आपसे गुजारिश है सर कि देखिए, स्टेट्समैनशिप ये रिक्वायर करती है कि जब आपकी ताजिर सनतकारों से बात हो तो देखिए सर, मैं आपके, मेरी औकात तो कोई नहीं, लेकिन अगर आप इजाज़त दें तो मैं ये कह सकता हूँ कि मैं आपको छोटा भाई होने के नाते एक बड़े भाई को कभी कभार इंसान बात कह सकता है। सर, आप ज़्यादा बोला नहीं करें, आप ना बहुत बोलते हैं, बुरा ना मानना, आई लव यू इमरान खान, लेकिन आप ना बहुत ज़्यादा बोलते हो, ज़रूरत से ज़्यादा बोलते हो, इतना नहीं बोलना चाहिए। बात बंदे को मुख्तसर करनी चाहिए। आप प्राइम मिनिस्टर बन गए हो, अब कंटेनर पे थोड़ी हो। तो एक छोटे भाई का बड़े भाई को एक मशवरा है। दूसरी बात, खान साहब, बंदे को ना सख्त और करख्त किस्म का एटीट्यूड नहीं रखना चाहिए। अब ये लोग आपके पास आए, उम्मीदें तवक्कुआत आंखों में लिए, इनके जहन में ये था आप इनको भरोसा देंगे, माथे को चूमेंगे, कहेंगे भाई आप हमारे मुल्क के माथे का झूमर हो, आप लोग मईशत को चलाते हो, आप लोग ताजिर सनतकार, आई लव यू, और आपके लिए मैं आसानी पैदा करता हूँ, आपके लिए आसानियाँ पैदा करता हूँ, आपको रिलीफ देता हूँ। उसके बजाय इतना सख्त रवैया और तबीयत मुनासिब नहीं। खान साहब देखो, मैं फिर आपको यही बात कह रहा हूँ कि ये स्टेट्समैनशिप है, इसमें सबसे बिगाड़ के नहीं चलना चाहिए। डिप्लोमेसी का ये तकाजा कि नो कभी नहीं बोलना चाहिए, हमेशा मे भी बोलना चाहिए। मे भी हो सकता है, अच्छा मैं आपकी बात सुनी है, मैं घर जाके सोचूंगा, लोगों से मशवरा करूंगा, बनी गाला में मशवरा करूंगा, पार्लियामान में मशवरा करूंगा, अपने साथियों से मशवरा करूंगा, फिर आप जवाब देते। लेकिन आपने जो है शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा तासुर दे दिया कि सख्ती बरकरार रहेगी, शराइत मानी नहीं जाएंगी, वगैरह वगैरह। देखो, जो बड़े ताजिर सनतकार हैं ना, उनको दे आर लीस्ट वरीड। आप वो टैक्स फाइलर हैं, उनको कोई टेंशन नहीं है। आप उनका कारोबार अगर बिगाड़ोगे भी, बहुत सारे लोगों ने एमनेस्टी अवेल कर ली है, आज नहीं तो कल वो चले जाएंगे मुल्क से। छोटा ताजिर पिस के रह जाएगा। ये छोटा ताजिर, इसने आपको वोट दिया, दूसरी सियासी जमातों को छोड़कर इमरान खान साहब को वोट दिया। दूसरा, ये कराची के लोगों की भी कुछ गुजारिशात थी खान साहब, मैं उनकी बात आपके कान तक पहुँचा देता हूँ। सर, सबसे पहले कोटा सिस्टम का खात्मा, मेरिट की बालादस्ती, ये मैं आपको, कराची के लोग जिन्होंने आपको वोट दिया है और दूसरी सियासी जमातों को वोट नहीं दिया, उनकी भी ज़रा सोचें। लाहौर ये अलहदा आपके पावर सेंटर नहीं है, कराची भी आपका पावर सेंटर। दूसरा, ये कराची के शहरी मसाइल और बल्दियाती निज़ाम के ऊपर मैंने आपकी इतनी तकरीरें सुनी, इतनी तकरीरें सुनी हैं, आपने बल्दियाती निज़ाम के मुतालिक कोई भी बात नहीं की। सर, बल्दियाती निज़ाम को मजबूत बनाने के लिए कुछ काम आप करें। मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं आपको लाइक करता हूँ यार, वोट दे के हम, यकीन करो, अपना चेहरा आईने में नहीं देख पा रहे। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। फिर ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए बड़ी अनाउंसमेंट आपने करनी थी। यहाँ तो कराची में हर पीटीआई वाले ने इतना डांस किया जितना धरनों में डांस नहीं किया कि खान आ रहा है, वो लाएगा कराची के लिए, KFR के लिए नोटू लाएगा, अरबों डॉलर के ब्रीफ केस लाएगा, तो अगों सानू मिले कुछ भी नहीं। तो खान साहब, बात ये थोड़ा सा देखो, इस मामले में ज़रा फोकस करें।
और ये देखो अच्छी बात, मैं वो अच्छी बात आपसे करता हूँ क्योंकि आपको अच्छा समझ के आपसे बात करते हैं, अपना समझ के आपसे शिकवा करते हैं। उसी से शिकवा इंसान करता है जिससे मोहब्बत हो। जिससे मोहब्बत ना हो ना, उससे शिकवा नहीं किया जाता, उसकी गलती के ऊपर कहा जाता है कि और ज़रा गलती कर ले ताकि आगे आपको भुगतावा करना पड़े। खैर, मेरे साथ बड़े फाजिल मेहमान मौजूद हैं जो इन तस्वीरों में भी आपको दिखाई दे रहे हैं। इमरान खान साहब की मीटिंग के अंदर वहाँ एक जम्मे गफ़ीर मौजूद था और मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे क्योंकि हम फिर फ्रॉम दी, जैसे अंग्रेजी की कहावत है, फ्रॉम दी हॉर्सेज माउथ, कि दरअसल हुआ क्या और मामलात है क्या, हकीकी तस्वीर क्या है। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। बात कर रहा था यही ब्रेक पे जाने से पहले कि असल हालात मामलात के और जो वाक़यात हैं उनका पता तभी चलता है जब उस शख्स से पूछा जाए जो वहाँ पर मौजूद हो। तो अभी हमारे साथ मौजूद हैं जनाब ज़ुबैर तुफ़ैल साहब, साबिक़ सदर FPCCI, और इनसे हम इस बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि जनाब वहाँ पर क्या क्या मामलात थे। जनाब ज़ुबैर तुफ़ैल साहब, मुफस्सिल अंदाज में समझाएँ, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने क्या बात बोली, उसके जवाब में आप लोगों ने क्या बोला। मेरी अपनी राय ये है कि ये बहुत सारे लोग जमा कर लिए थे भाई, सिलेक्ट लोगों को बुलाना चाहिए था, तो यहाँ पर ये कि बहुत सारे लोग आ गए। खैर एनीवे, मैं चाहूँगा आप बताएं रोहिदाद वहाँ क्या वाक़या पेश आया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ीर आज़म साहब कल जब कराची तशरीफ़ लाए तो अपने साथ अपनी पूरी इकनॉमिक टीम को लेके आए थे। उसमें हफीज़ शेख साहब भी थे, रज़ाक दाऊद साहब भी थे, शब्बर जैदी साहब भी थे, हमाद अज़हर भी थे और गवर्नर स्टेट बैंक भी मौजूद थे। और वज़ीर आज़म साहब जो थे वो ख़ुद से सुनना चाहते थे कि बिज़नेसमैन के क्या मसाइल हैं। और जो आपने कहा ना कि बहुत ज़्यादा लोगों को बुला लिया, एक्चुअली वज़ीर आज़म साहब ने ये जो मीटिंग की 2 या 3 हिस्सों में की है। अच्छा, 2-3 हिस्सों में की है। एक जो पहली मीटिंग थी वो तकरीबन 1:30 बजे की स्टार्ट हुई थी और उसमें FPCCI के सदर और उसके FPCCI के दीगर मेंबरान थे और उसमें कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर और उनके लीडर भी थे। जी। और इसके साथ साथ फिर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के भी लोग थे, फिर उसके अलावा ओल्ड कार इंपोर्टर्स के लोग भी थे और शिपिंग इंडस्ट्री के लोग भी थे। तो ये पहला डेलीगेशन था जिसके अंदर कि मैं भी शामिल था। जी। तो इसके अंदर तमाम लोगों ने अपने अपने मसाइल बयान किए। टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स ने भी अपने मसाइल बयान किए। FPCCI के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थे, उन्होंने टेक्सटाइल सेक्टर की मुश्किलात का जिक्र किया और ज़ीरो रेटिंग के बारे में बात की। इसी तरह से उसके बाद जो है कराची चैम्बर और उनके जो कायदीन हैं उन्होंने भी अपने मसाइल बयान किए, जिसमें ख़ास तौर पे एक CNIC का मसला है कि जो हुकूमत चाहती है कि कोई भी माल जो है, कोई भी अशिया आप बेचें तो CNIC नंबर रिकॉर्ड कर लें। तो इसके ऊपर भी जो है मुख्तलिफ़ लोगों ने अपने अपने ख़यालात का इजहार किया। उसके बाद ऑटोमोबाइल सेक्टर के भी जो हैं लोकल मैन्युफैक्चरर्स, उन्होंने भी अपनी मुश्किलात का बयान किया कि भाई जो नई पॉलिसीज़ आई हैं उसकी वजह से उनकी कार्स की सेल जो है बिल्कुल डाउन होकर 10% पे आ गई है। तो इसी तरह सारी बात है एक्चुअली, क्योंकि वो रिक्वायरमेंट आ गई ना फाइलर नॉन फाइलर की। फिर आपको पता है फर्स्ट बायर, फिर बड़ी गाड़ी का वो फाइलर होना बहुत ज़रूरी है और इनके पास गाड़ियाँ 1300 सीसी वाली तो लिमिटेड होती हैं, उससे बड़ी भी गाड़ियाँ हैं ना। इस मीटिंग में 2-3 अहम बातें थी। उसमें एक CNIC का जिक्र था, दूसरा ये था ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का जिक्र था। लेकिन ये आप लोगों से इतनी रेलेवेंट नहीं थी ना। आप लोग तो माशाल्लाह बड़े ताजिर, बड़े सनतकार, आप लोग तो नामवर टाइकून वगैरह। आपके साथ ये इशू डिस्कस करना, कराची चैम्बर जो है, कराची चैम्बर जो है उनका इसरार था कि इसको देखा जाए, जिसके बारे में हफीज़ शेख साहब ने कहा कि CNIC के नंबर के बगैर जो है वो सेल्स की इजाज़त नहीं होगी। हाँ, उन्होंने एक वाजे कर दिया, ना कर दी ना। मैं समझता हूँ अच्छा हुआ, इसलिए कि चीज़ वाजे हो जाए। फिर मैंने ना ही समझा। जी। तो मना कर दिया, ख़त्म हो गया। इसी तरह एक्सपोर्टर्स का था कि एक्सपोर्टर्स बार बार जीरो रेटिंग, हुकूमत ने मना कर दिया कि जीरो रेटिंग नहीं होगी, तो वो भी ना कर दिया। उसके बावजूद जो है एक्सपोर्टर्स ने फिर से कहा जीरो रेटिंग का। ये मुझे दिख रहे थे प्रेगमिया वाले भी वहां बैठे हुए हैं, तो और एप्टमा वाले तारिक साउद साहब भी बैठे हुए थे। उसके ऊपर भी जो है जो भी इकोनॉमिक टीम के मेंबर्स थे उसमें
हफीज़ शेख साहब भी थे, शब्बर जैदी साहब भी थे, उन्होंने कहा कि ज़ीरो रेटिंग मुमकिन नहीं है। हुकूमत ने जो भी नए चैप्टर क्लोज, ये चैप्टर क्लोज हो गया, तो मैं समझता हूँ अब बिजनेसमैन को भी चाहिए जो जो चैप्टर क्लोज हो गए उसको छोड़े और आगे की तरफ बढ़े, आगे की तरफ बढ़े। और हुकूमत का काम है कि जो चीज़ें कुछ बेहतर कर सकते हैं वो ज़रूर कर दें। ये भी ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ नहीं हो सकती। देखिए कई चीज़ें ऐसी हैं, आप पाकिस्तान को ओवरनाइट अमेरिका तो बना नहीं सकते, कि जिस तरह यूएसए में लोग चलते हैं उसी तरह से पाकिस्तानी भी जो हैं वो यूएसए की तरह से चलना शुरू हो जाए। जो बिलीव के ग्रेजुअली करना चाहिए था, इतनी हेस्ट में नहीं करना चाहिए। मेरा ख्याल है कि स्टेप बाय स्टेप करते तो ज़्यादा बेहतर था। अभी भी हुकूमत ने थोड़ा सा ये किया है कि भाई CNIC के बारे में 1 महीने की रिलैक्सेशन दी है कि आप 31 जुलाई तक जो है गुड्स बेच सकते हैं। और उसके अलावा ये भी है कि 50,000 रुपये से कम की भी कोई चीज़ बेचेंगे तो उसके लिए भी CNIC का होना ज़रूरी नहीं है। तो इसी तरह से हुकूमत देख रहे कि जहाँ कोई जायज़ मुतालबात हैं जिनको पूरा किया जा सकता है। इसमें एक और चीज़ भी है, जैसे उनका हमारे से ताल्लुक़ नहीं है लेकिन छोटे ताजरों से ताल्लुक़ है। छोटे ताजर कहते हैं कि उनको कोई टैक्स के आसान निज़ाम में लाया जाए, क्योंकि उनका FBR के साथ तजर्बा अच्छा नहीं है। ये तमाम लोग जो हैं प्रॉब्लम ये FBR के साथ 30-40 साल से काम कर रहे हैं, तो FBR ने कभी भी किसी को सहूलत दी नहीं। अगर वो किसी को दे सकते थे तो सिर्फ तकलीफ देते थे, तंग करते थे। तो इस वजह से लोग जो है FBR के चुंगल से बाहर रहना चाहते हैं। बहरहाल उसमें जो छोटे ताजिर हैं, मैं चाहूँगा कि इस पर ऑलरेडी हुकूमत गौर कर रही है कि छोटे ताजिरों से, दुकानदारों से जो है कोई फिक्स टैक्स ले लिया जाए, उनका मसला हल किया जाए। ये बात की जा रही है बार बार जी। तो ये चीज़ जो है इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि वजारत ख़जाना और FBR जो है इसको जल्द जो है हल करेगी। अच्छा ज़ुबैर तुफ़ैल साहब, अब ये तो बात हो गई मीटिंग की। मैंने आपसे बात ये करनी थी कि देखें बहुत सारे वादे दावे किए जाते हैं, उन वादे दावों को पूरा करना बहुत ज़रूरी है। आई डोंट वांट टू बी क्रिटिकल, क्योंकि आपको पता है आजकल अगर आप ज़रा सा भी हुकूमत पे क्रिटिसाइज़ करें तो आगे से कदगन भी लग सकती है, पाबंदी भी लग सकती है। तो मैं बड़ा मोहतात अंदाज में चलता हूँ। बात यह कि जब प्रोमिसेस टू बी केप्ट, बात यह कि जहाँ बात इंसाफ की थी वहाँ एसेंशियल ये है कि ब्रॉडर इकोनॉमिक जस्टिस बड़ा रिक्वायर्ड है। डू यू फील कि ब्रॉडर इकोनॉमिक जस्टिस के लिए काम होना चाहिए? बड़े मोहतात अंदाज में बात कर रहा हूँ, लेकिन बात तो अपनी करनी है ना, बात करना तो नहीं छोड़ सकते। अब या तो मैं पापड़ तल लूँ या फिर मैं सहाफत कर लूँ। तो बात ये, देयर इज लॉट नीड्स टू बी डन व्हेन इट हैज़ टू कम टू इकोनॉमिक जस्टिस एंड इक्वालिटी। आपके ख्याल से वहाँ कोई पेशरफ्त हमने देखी या नहीं देखी? इन्होंने कहा था ना हम ताजरों को रिलीफ देंगे, आप माजी की बातें याद हो। कोई खास पेशरफ्त नहीं हुई है, नहीं हुई, करने की गुंजाइश है। अच्छा, अब मैं आपसे अर्ज करूँ कि PTI की हुकूमत ने इलेक्शन से पहले कुछ वादे किए थे। हाँ, वो वादों में मैं कुछ वादे याद दिलाना चाहूँगा जिसके वज़ीर आज़म साहब ने भी किए थे। वो ये कहा था कि कराची में 3-4 डिसैलिनेशन प्लांट लगेंगे। 1 साल गुजर गया, कराची जो है पानी के लिए अभी भी उसी तरह तरस रहा है जैसे कि आज से 2 साल पहले तरस रहा है। तो मेरी हुकूमत से गुजारिश है कि फेडरल गवर्नमेंट जो है कोई अलहदा से फंड जो है गवर्नर साहब के गवर्नर सिंध के हवाले करें। और यहाँ जो कल इस पे बात की उन्होंने, लोग कह रहे हैं कि उन्होंने इंदिया दिया। मैंने किसी से सुना नहीं, लेकिन क्या उन्होंने कहा ये बात? मैं चाहूँगा कि डिसैलिनेशन प्लांट जो है वो तो हुकूमत लगवा सकती है, और 3-4 का वादा है, 3-4 बिल्कुल लग सकते हैं, कराची में लगाएं, लोगों के मसाइल कहीं से तो हल हों। अब वो K4 की कहानी तो हम गुज़िश्ता 4 साल से 5 साल से सुन रहे हैं, आज भी कहते हैं कि अभी भी K4 को मुकम्मल होने में इतने साल और लगेंगे। तो उसका कौन और कब तक इंतजार करेगा? उसका आप इंतजार ना करें, पीर बाबा जिंदाबाद। कराची में उनके लिए काम हो जाएगा। कराची में आपको जितना पानी चाहिए वो टैंकर से मिल जाएगा, लेकिन जब आपको पानी पाइपलाइन से चाहिए वो कभी नहीं मिलेगा। और फिर टैंकर की कीमतें भी जो हैं वो रोज़ बरोज़ बढ़ती चली जा रही हैं। तो मेरी हुकूमत से गुजारिश है कि कम से कम डिसैलिनेशन प्लांट जो है वो लग सकते हैं। 3 डिसैलिनेशन प्लांट का आपने इलेक्शन के टाइम पे वज़ीर आज़म साहब आपने वादा किया था, तो इसको जो है आप कोशिश करें तो ये बिल्कुल 1 से 1.5 साल की मुद्दत में लग सकते हैं। ये बड़ी आम बात आपने की है। अगर इमरान खान साहब आप सुन रहे हो तो एक और चीज़ ये भी है, कराची शहर के अंदर बिलखुसूस जो पौश इलाके हैं वहाँ पे एयर कंडीशनर्स बहुत ज़्यादा हैं। हर एयर कंडीशनर जो है प्रोड्यूसेस गैलन्स एंड गैलन्स ऑफ वाटर एवरी आवर। द प्रॉब्लम इज़ कि उस पानी के अंदर जो है वो हैवी मेटल कंडेंसेट और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि इंसानी इस्तेमाल के लिए मुनासिब नहीं है। अगर आप ये प्योरीफिकेशन प्लांट्स की इंपोर्ट फ्री अलाउ कर दें
तो मेरे ख्याल दफातर में भी और घरों में भी लोग अपने एयर कंडीशनर के पानी को रीयूटिलाइज कर सकते हैं। ये पानी बड़ा A1 क्वालिटी का होता है, आपने सुना होगा, ये बैटरियों में भी डलता है बिकॉज इट इज़ सिमिलर टू डिस्टिल्ड वाटर। दी ओनली प्रॉब्लम इज़ कि ह्यूमन बींग्स की स्किन और जिस्म जो है वो हैवी मेटल कंडेंसेट को टॉलरेट नहीं कर सकता, और इसके अंदर जो नेचुरली अकरिंग टॉक्सिकेंट्स हैं वो भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो खान साहब आपसे मेरी गुजारिश है कि इंटरनेशनली जिसे कहते हैं एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर्स की इंपोर्ट फ्री अलाउ कर दें, और सेकंड ये है कि इसकी प्यूरिफिकेशन की टेक्नोलॉजी आम कर दें। भाई नेकी का एक काम है, हमें कहते हैं कि इस दरिया के अंदर हम भी ज़रा अपना एक किरदार। जुनैद मागड़ा साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं बजरिया टेलीफोन लाइन, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर हैं। वेलकम करता हूँ आपको जुनैद इस्माइल मागड़ा साहब। जी जी जी, थैंक यू जी। सर कल आप लोग गए मीटिंग करने के लिए और आप लोगों की तवक्को थी खान साहब मान जाएंगे। उस टाइम मुझे पता नहीं खान साहब ने कोई जवाब दिया या नहीं दिया। शाम को तो उन्होंने बस सीधा सा कह दिया कि जो है सो है, आप लोग भी चुपचाप पुरानी तनख्वाहों पर चले जाएं। तो आप राज़ी हैं? खान साहब ने कहा कि भाई जो कर सकता था बस वो हो चुका है, अब आगे चुपचाप आपको जो कहा जा रहा वो करें। ऐसे ही मुझे जो समझ में आई मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं नहीं, इस तरह की बात नहीं हुई है। खान साहब ने ये कहा है कि हम पार्टनरशिप की हैसियत से काम करते हैं। उन्होंने एक बड़ा सॉफ्ट अंदिया दिया और वो ये कहा कि क्योंकि अब आप आपस में हम पार्टनर बन के एक काम को लेके चलें तो उसका एक रिजल्ट अच्छा आएगा। और मैं आपका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर जो है वो पूरी कोशिश करके आपकी जितनी भी जो इश्यूज हैं उनको एड्रेस करने की मैं कोशिश करता हूँ कि ताकि कि वो जितना भी सॉल्व हो सकता है। अब जब उन्होंने ये बात तो आखिरी में की, लेकिन उससे पहले जो मसला आया वो ये था कि जी हफीज शेख साहब ने ये कह दिया कि जी जो CNIC की एग्जिस्टेंस तो अपनी जगह रहेगी और मैं ये इनकी इजाजत से प्राइम मिनिस्टर की और प्राइम मिनिस्टर की मौजूदगी में ये बात कर रहा हूँ। तो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसके ऊपर कोई इनको रोका नहीं, जिससे हमें ये अंदाजा हुआ है कि CNIC का इशू जो है जो इन्होंने कहा था वो अपनी जगह मौजूद रहेगा और वो सिर्फ महीने दिन। अच्छा, एक छोटी सी चीज आपसे पूछनी थी जुनैद इस्माइल मागड़ा साहब, आप मुझे खाली ये बता दें कि कौन सा मुतालबा था जो खान साहब ने मान लिया, ये मुझे बता दें, मैं आपकी बात जो है उसको मनोअन तस्लीम कर लूंगा। कौन सी ऐसी एक बात है जो खान साहब ने कल आपकी मान ली? खान साहब ने जो बातें माननी थी या जो बात करनी थी, इन जनरल परसेप्शन तो उन्होंने एक ही बात की कि ठीक है ईज ऑफ डूइंग की मैं बात करूंगा और हम पार्टनरशिप के हवाले से साथ चलेंगे। इसके अलावा उन्होंने मईशत के हवाले से बात की। मैं आपसे ये बता दूं कि क्योंकि इनका स्पोक्समैन जो है प्राइम मिनिस्टर का वो अभिषेक था और उसने कहा कि 17% में लोकल पे लूंगा, एक्सपोर्ट वालों के साथ जो मैटर है उसको कहीं हम कंप्रोमाइज कर सकते हैं, उसकी नेगोशिएशन जो है वो जुम्मे को उनकी मीटिंग में होगी और जिस पर हम भी ये सोच रहे हैं कि कम से कम हमें ये बात करनी चाहिए। आपका सवाल कि प्राइम मिनिस्टर ने आपको क्या रिलैक्सेशन दी, तो उन्होंने कहा कि ये बात रिलैक्सेशन की 1-2 दिन के बाद हम बताएंगे, जब हम आपस में मशावरत करके बैठेंगे कि जी अब हम आपके अंदर में क्या ईज डाउन कर सकते हैं। तो लिहाजा कल तो हमें कोई बात का ना फैसला मिला ना कोई बात का कोई मुकम्मल तौर पे वो तो क्लियर हमें कह दिया और हम भी यही समझ के आ गए कि जी ठीक है आज नहीं तो 1-2 दिन में इंशाल्लाह इसका कोई ना कोई एक पॉजिटिव जो है वो इनकी आएगा और अदरवाइज रिपोर्टेशंस होंगी और लोग जो है वो परेशानी के आलम में निकलेंगे। क्योंकि हमारी एक मीटिंग नहीं थी, हमसे पहले उन्होंने लंच पे मीटिंग जो है वो आरिफ हबीब और अकील करीम साहब से लंचन मीटिंग की। इसके बाद हमारी मीटिंग के बाद एक्सपोर्ट की थी और फिर छोटे ताजराम की थी। तो इस तरह 4-5 मीटिंगों का इनको समप लेना था और इसके बाद कंक्लूसिव रिमार्क्स देने थे जो कि उस वक्त डायरेक्ट नहीं दे पाए। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन हमारी जो गुजारिशात थी वो 13 नुकाती प्रोग्राम में उनकी टेबल पे दे दिया मैंने इनके हाथ में और सारे लोगों मिनिस्टरों को दे दिया कि खुदारा यार हमारा ऊपर जो नॉन टैरिफ बैरियर्स वो अचानक डाल दिए जा रहे हैं, आजकल सारा पोर्ट पे माल इस तरह हुआ है, ये हमारी मुसीबत है जो करंट है वो तो हल कर दो, ट्रैजेक्टरी तो चलती रहेगी। इस पर हमारा जो मामला फंसा हुआ है कि 438 का SRO जो है उसके तहत फूड स्टॉक की आइटमें फंसी हुई है, इस वक्त जो फंसी हुई है वो सेल टैक्स जो उन्होंने कहा रिटेल के जो है वो बूट्स आ गई है और उन्होंने कह दिया कि जी इसके ऊपर रिटेल का वर्ड आपने डालना है और वहीं से लेके आना है। अरे भाई हमारा इम्पोर्टर रिटेलर नहीं है, हमारा इम्पोर्टर तो ये चैम्बर का मेंबर है और जो NTN होल्डर है वो इम्पोर्टर है और वो आगे डिस्ट्रीब्यूटर को, डीलरशिप को और इसके बाद आपके होलसेलर को देता है माल, जबकि वहाँ ये रिटेल तक पहुँचता है।
तो जब वो रिटेल वाला, और हमें ये नहीं पता कि डॉलर का कहाँ हिसाब किताब रहेगा, खुद गवर्नर स्टेटमेंट ने एडमिट किया कि मईशत का कोई पता नहीं है, हम इसका रोड मैप ठीक कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता आपको इसके जो है वो पॉजिटिव मरात मिलेंगी, मसरात नजर आएंगे, असरात इसके। अरे भाई, आप ये सारी बातें सोचते हुए कि क्या वहाँ का सप्लायर क्या हमारे लिए बैठा हुआ होता है कि उसके ऊपर रिटेल लिख के देगा? हमारे ऑर्डर कितना से जब बुक किए हुए होते हैं, बोलते आधी रात में हमने अमल दरामद कर दिया, खत्म कर ली, ये दिल्ली पाती नहीं। तो जिस तरह 47 का एसआरओ था, जुनैद इस्माइल मागड़ा साहब, मैं आपकी बात और आपके जज्बात को समझ पा रहा हूँ, लेकिन इससे फिर ये बात साबित हो गई, थोड़ा तो मान जाएं जुबैर तुफैल साहब, सानू भी थोड़ा जा पता है। मतलब ये कि बात उन्होंने कोई भी मानी नहीं, कुछ चीज़ें जैसे मैंने पहले कहा कि उन्होंने मेबी पे रख दी, लेकिन बाय एंड लार्ज वो जो एक ताजिर सनतकार बिरादरी सोच के गई थी कि हम खान साहब के पास जाएंगे, और जैसे पहले हम खुल के बात किया करते थे, हमारी बातें कुछ मान ली जाती थी, खान साहब ने अभी थोड़ा ब्रेक लगाया है और जो अपना मैसेज दिया है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि जैसे आप कह रहे थे कि अब आगे बढ़ो, अब आगे की बात करो, पहले जो कुछ हो गया वो हो चुका है, इट हैज़ बिकम सॉलिड। एम आई करेक्ट? यही बात की उन्होंने, इसी तरह का मैसेज कन्वे हुआ है। ये तो आप सर माशाल्लाह कारोबारी लोग हैं, आप लोगों को पता है किस तरह मैसेज किस तरह से दिया जाता है। जी जुबैर। देखें, बात ये है, जैसे मागड़ा साहब ने भी कहा कि वज़ीर आज़म साहब ने तमाम बातें, तमाम चीज़ें, मुतालबात सुन लिए, और उसके बाद उन्होंने कहा कि इकनॉमिक टीम जो है वो इन तमाम चीज़ों पर गौर करेगी और जहाँ तक जो चीज़ मुमकिन हो सकेगी उसके अंदर बेहतरी लाने की कोशिश करेंगे, और उसके लिए आइंदा 2-3 दिनों के अंदर हमें पता चलेगा कि इकनॉमिक टीम जो है वो क्या करने जा रही है। मुमकिन है कि वो कराची से जो बिजनेसमैन हैं उनको इस्लामाबाद बुलाएं और उनसे इसी हफ्ते में बातचीत करें। अच्छा, 80-90 लोगों से उन्होंने 1.5 घंटे में क्या बात की होगी? नहीं, देखिए, हम 1.5 घंटे में थे तो हमारे पास 80-90 लोग नहीं थे, कम ये तकरीबन 35। आप वाली एक्सक्लूसिव हमारी मीटिंग में तकरीबन 35 के करीब बिजनेसमैन थे, और बाकी 10 से 15 लोग जो थे वज़ीर आज़म की इकनॉमिक टीम के, जिसमें गवर्नर साहब भी थे, रज़ाक दाऊद साहब भी थे, हफीज़ शेख साहब भी थे, हमाद अज़हर भी थे, गवर्नर स्टेट बैंक भी थे, गवर्नर स्टेट बैंक भी थे, और ये मिनिस्टर फॉर अली जैदी भी थे। तो यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, वाडा भी थे। ब्रेक पर से वापस आते हैं तो फिर ये गुफ्तगू जारी रख और ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि मजीद और क्या गुफ्तगू हुई। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। कल तक जब मैं ये कह रहा था कि हमाद अज़हर साहब के मामला ठीक नहीं हैं और अब उनको शायद एक साइडलाइन कर दिया जाएगा, तो लोग मेरा मजाक उड़ा रहे, घर वाले भी मेरा यकीन करने को तैयार नहीं थे कि हमाद अज़हर, मैं पता नहीं क्यों, मैं काली ज़ुबान तो है ही है, मैं मुशाहिदा भी रखता हूँ और मुझे पता था खान साहब की शख्सियत पे मैंने PhD किया हुआ है, मतलब हकीकी PhD नहीं, बहुत तहकीक की हुई है, तो मैं ये कह सकता था कि हमाद अज़हर साहब, और आगे चल के हमाद अज़हर साहब का सिर्फ पॉलिसी एक वो रहेगा रोल, इसके अलावा और कोई ख़ास काम नहीं होगा। बुरा ना मानना हमाद अज़हर साहब अगर आप देख रहे हो। तो प्रोग्राम के अंदर गुफ्तगू हो रही थी, ब्रेक पे जाने से पहले जुबैर तुफैल साहब हमें बता रहे थे और किस तरह से जो है वो मामलात क्या हैं उसके बारे में बात करनी है, लेकिन हमारे साथ जुनैद इस्माइल मागड़ा साहब भी मौजूद हैं। जुनैद इस्माइल मागड़ा साहब, आपके जज्बात को मैं समझ पा रहा हूँ, लेकिन मैं दरिया को कूजे में बंद कर देता हूँ। बात ये कि आई फील कि मे बी डोंट माइंड इट, बट आई थिंक कि यू आर अनएबल टू contest the case of businessmen properly in front of इमरान खान। मेरा ऐसा ख्याल है, हो सकता है मैं गलत हूं, मेरी नफी कर दें आप। जी, ये आपके अल्फाज जो हैं ये ठीक नहीं है। नहीं, आप हज़फ कर दें मेरे अल्फाज। अनएबल तो क्या, आप मेरी एबिलिटी का क्या, आप तो बहुत सारी खान साहब की PhD पहले मेरी कर लो, फिर बाद में बात करना, पहली बात कीजिए। और अनएबल की बात करते हो, जो एबिलिटी है उसी के मुताबिक करूंगा ना, इसके अलावा कोई कायदे आज़म तो नहीं बन जाऊंगा। और तीसरी चीज ये है कि अल्लाह ने जितनी ताकत दी है उतना ही काम करूंगा, और उसके पैरामीटर्स हैं, मेरिट की बुनियाद पे बात करूंगा और शक की बुनियाद पे करूंगा। इस तरह नहीं कि जो आएगा मुंह से बोल दूंगा। नहीं, तो लिहाजा मेरे को जो चीजें, मैं तो चाह रहा हूँ मेरी बात की आप नफी करें ना, आप बुरा मान गए सर, मैं टीवी पे प्रोग्राम कर रहा हूँ, मैंने तो माल बेचना है ना। तो वापस ले, मैं बुरा नहीं मानता। आई टेक माई वर्ड्स बैक, आई टेक माई वर्ड्स बैक।
हाँ, अब देख लें कि प्राइम मिनिस्टर साहब के पास की जो एक लिमिटेशन थी उसके उन्होंने हमसे बात की। हमने अपनी बात एक दफा नहीं 50 दफा इनसे बात की है, इनके पेपर्स भेजे हैं, इनसे ये कहा है कि आप पब्लिक की आवाज बनो। अब हमें ये ताने मिल रहे हैं कि कराची से पीटीआई को 14 सीटें जीती तो जाए उसके पास और उनसे बात करें, ये भी एक मसला आ हम गया भी यही हमारे बोल रहे लिए। हैं ना जी। अब अगर प्राइम मिनिस्टर साहब खुद भी ये बोल के गए थे 22 जुलाई को जब कराची चेंबर का में वो आए थे और वो उनका लास्ट डे था इलेक्शन का, और वो ये कह के गए थे कि जी मैं अपनी इकोनॉमिक टीम को लेके आऊंगा और आपके साथ बिठाऊंगा। और जब उस वक्त जो है असद उमर साहब नहीं आए थे क्योंकि वो अपना इस्लामाबाद का इलेक्शन लड़ रहे थे, और हमने इनको ये बात याद दिलाया है। लेकिन अब क्योंकि मईशत का हाल और FATF में इतने बुरे फंस गए कि FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए पहले IMF के एग्रीमेंट को साइन करना पड़ा। इसके साइन के बाद आपके ट्रम्प साहब ने प्रेसिडेंट US हैं उन्होंने बुलाया है। अब वहां जाके हम कहीं किसी नतीजे पे पहुंचेंगे कि FATF से बाहर निकले। पहले इन्होंने कहा इन मुसीबतों से हम अपनी जान छुड़ा लें, लेकिन इसका ये कहीं भी मतलब नहीं था कि बजट के अंदर में ये सारे लवाजमात हम पर डाल दें और फिर इसके बाद मीटिंग भी बुलाएं, जो कि एक मुझे लगता है कि कल का मीटिंग का जो अंदिया था ना वो ये था एक फोटो सेशन ही था। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, जिसका कोई रिजल्ट नहीं आया। एंड आई थिंक कि हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि हम कोई कंक्लूड तो नहीं कर पाए, क्योंकि कंक्लूड तो करना था प्राइम मिनिस्टर ने। हमने तो अपनी सबमिशन दे दी और जब हम्बल सबमिशन हमने दी है तो उस पर इनका स्पोक्समैन जो है हफीज शेख जो है वो आके कह गया कि जी ये करूंगा और ये नहीं करूंगा। तो इसके बाद हमारे पास इनके सारे मिनिस्टर की तरह जुबैर ने बताया सारे बैठे हुए थे, उन्होंने विटनेस किया। अब हम नहीं डरते, अगर हमने कोई अच्छी बात करनी है तो हम कर देंगे, लेकिन ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हमारे नजर नहीं आ रही, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस रिड्यूस होने का हमें कहीं नजर नहीं आ रहा। और जो चीजों से हम इस वक्त परेशान हैं कि वो ये आ जाए और हम इन सारे मेंबर नहीं, अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज कन्वेड बाय यू, बहुत आपने स्ट्रॉन्ग मैसेज कन्वे किया और अच्छी बात। मैं चाह यही रहा हूं कि आप बात करें। माजरत अगर आपको जरा सी भी मेरी बात बुरी लगी हो भाई, मैं तो पहले माजरत कर लेता हूं। हमने जितना उधर जाके बात करनी थी कर दी। नहीं, आई अंडरस्टैंड योर पर्सपेक्टिव। जरा भी आप ये ना तस्वर कीजिएगा कि मैंने उसका मैं चाह रहा हूँ साथ में डॉक्टर इरशाद साहब हैं जो कि साबिक चेयरमैन FBR रहे हैं। अच्छा, माजरत उनसे मेरे ख्याल रब्ता नहीं हो सका। जी जुनैद साहब अपनी बात मुकम्मल कर लें। जी देखिए, हमारे एक इशू नहीं है। यहाँ का जो ट्रेडर है, यहाँ पर 2 पोर्टें हैं, यहाँ पे इंपोर्ट भी हो रहा है, एक्सपोर्ट भी हो रहा है, सर्विसेज सेक्टर भी है। फिर हमने प्रोविंस में SRB को भी देखना है। इनका यहाँ पर लेजिस्लेशन का गवर्नमेंट का प्रॉब्लम है, वो वहाँ पर सिवाय ये वाले बिल के जो आपका फाइनेंस बिल है इसके अलावा और कोई बिल पास नहीं करा सकती है। एक इससे पहले जो बिल पास हुआ है वो आपको पता है फाटा पाटा और गिलगित का है, जिसको उन्होंने KPK के अंडर में डाल दिया। तो वो लोग भी परेशान हो रहे हैं और वो भी अपील कर रहे हैं कि हमें तो पहले मराद दी थी, वो इस तरह करके हमें खींच ली। इसी तरह हमारे साथ भी यही हो रहा है कि जो चीजें हमें कह के जाते हैं इसके बाद FBR का एक नया डिस्क्रिशनरी पावर आ जाता है, SRO आ जाता है। अब तो FBR का चेयरमैन भी कराची से ही लगा है। अच्छा, मैं अगर इजाजत दें जुबैर तुफैल साहब की भी इनपुट ले लें, बड़ी अहम बात की है। जुबैर से भी पूछते ही नो वेरी वेल। जी मैं एक सेकंड, जुबैर तुफैल साहब आपने बात सुनी और मैं चाहूँगा आप इसके ऊपर कुछ कंक्लूडिंग रिमार्क्स भी दें, फिर उसके बाद मेरे पास चूँकि वक्त बिल्कुल मुख्तसर है तो मैं इख्तिताम की जानिब जाऊँगा। जी देखिए, जुनैद मागडा साहब ने भी यही बात की कि उन्होंने जो मुतालबात थे सब मुतालबात पेश कर दिए। अब जो फैसला करना था तो वो तो वज़ीर आज़म साहब करते या उनके साथ जो मुशीर ख़जाना आए थे वो करते। इत्तफाक से जो अहम मामलात हैं उसके ऊपर कोई फ़ैसला नहीं हुआ, लेकिन जो बिज़नेस कम्युनिटी का एक मुतालबा CNIC के बारे में था, जो छोटे ताजे दुकानदार कहते हैं कि वो उनके लिए मुमकिन नहीं है कि ग्राहक से CNIC मांगे, तो उसके बारे में मैं इस चीज़ को अप्रिशिएट करता हूँ कि डॉक्टर हफीज़ शेख साहब ने वाजे कर दिया कि CNIC के बगैर कारोबार नहीं होगा। तो ताकि अब आपको आगे का रास्ता पता चल गया कि CNIC के बगैर आप कोई चीज़ नहीं बेच सकते। वज़ाहत हो गई। मेरे पास वक्त बिल्कुल मुख्तसर है, इसलिए मैं दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हमारे साथ शो में शामिल हुए। आगे आने वाले दिनों कैसे इस मौजू पर बात करेंगे। वी वेट फॉर योर मैसेजेस ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।